साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत में अपनाए गए आर्थिक मॉडल के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि एलपीक्यू क्या होता है और एलपीजी क्या होता है। दोस्तों, एलपीक्यू मॉडल क्या है और एलपीजी मॉडल क्या है, इसके विषय में दोस्तों हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि एलपीक्यू मॉडल क्या है और एलपीजी मॉडल क्या है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, भारत में आर्थिक मॉडल पहला है दोस्तों एलपीक्यू मॉडल और दूसरा है दोस्तों एलपीजी मॉडल। एलपीक्यू मॉडल दोस्तों भारत में 1950 से लेकर 1990-91 तक रहा और एलपीजी मॉडल दोस्तों 1991 से अभी तक है एलपीजी मॉडल। तो इस दोनों मॉडल के विषय में देखेंगे कि एलपीक्यू मॉडल क्या है और एलपीजी मॉडल क्या है। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलपीक्यू मॉडल क्या है। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में समस्त आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने के लिए एलपीक्यू मॉडल को अपनाया गया। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में समस्त आर्थिक क्रियाओं को यानी आर्थिक गतिविधियों को संपादित करने के लिए एलपीक्यू मॉडल को अपनाया गया। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को माध्यम बनाया गया। दोस्तों, इसलिए कभी कभी एलपीक्यू मॉडल को पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों, एलपीक्यू मॉडल को पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल भी कहा जाता है। दोस्तों, तो देख लेते हैं कि एलपीक्यू मॉडल होता क्या है। दोस्तों, एलपीक्यू मॉडल होता क्या है। दोस्तों, तो एलपीक्यू में 3 शब्द है। दोस्तों, एक एल है, दूसरा पी है और तीसरा क्यू है। एल मतलब हो गया दोस्तों लाइसेंसिंग, पी मतलब हो गया परमिट और क्यू मतलब हो गया कोटा। दोस्तों, एलपीक्यू का मतलब क्या हो गया? लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा। लाइसेंसिंग का मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरा क्या था कि परमिट की ज़रूरत पड़ती थी और एक कोटा निर्धारित हो जाता था कि आपको इतना ही उत्पादन करना है, इससे अधिक उत्पादन नहीं करना है। दोस्तों, यही कहलाता था एलपीक्यू मॉडल। दोस्तों, यही कहलाता था एलपीक्यू मॉडल। एलपीक्यू के तहत लाइसेंसिंग का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई निजी व्यक्ति या संस्था किसी प्रकार का आर्थिक क्रिया संपादित करना चाहता था तो उसे सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। दोस्तों, सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, उसे लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। दोस्तों, यही कहलाता था लाइसेंसिंग। क्या कहलाता था दोस्तों? लाइसेंसिंग कहलाता था। अगर कोई निजी व्यक्ति या निजी संस्था अगर कोई आर्थिक क्रिया संपादित करना चाहता था तो उसे सरकार से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। दोस्तों, बिना अनुमति के वो कोई भी आर्थिक क्रिया संपादित नहीं कर पाता था। तो इसी प्रणाली को हम लाइसेंसिंग कहते थे। दोस्तों, जो अनुमति प्राप्त किया जाता था इसी को हम लाइसेंसिंग कहते थे। दोस्तों, सरकार से लाइसेंस बनवानी पड़ती थी कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये आर्थिक गतिविधि संपादित करना चाहते हैं, तो उससे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। दोस्तों, और परमिट क्या है दोस्तों कि वो लाइसेंस जो मिलता था दोस्तों उसको एक समय के बाद उसको फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ता था। दोस्तों, नवीकरण करवाना पड़ता था। दोस्तों, उसी को हम परमिट कहते थे। दोस्तों, उसे ही हम परमिट कहते थे। और कोटा क्या था दोस्तों? कोटा ये था कि अगर आप कोई आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको एक मात्रा तय कर दी जाती थी। दोस्तों, एक निश्चित मात्रा तय कर दी जाती थी कि आपको बस एक्स आइटम ही बनाना है, वाई आइटम ही बनाना है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्रति वर्ष 2000 साइकिल का उत्पादन, अगर आप साइकिल का उत्पादन करने के लिए परमिशन लिए हैं तो आपको ये तय कर दी जाती थी कि आपको
हर एक साल 2000 साइकिल से अधिक का उत्पादन नहीं करना है दोस्तों। 2000 से कम आप कर सकते थे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है दोस्तों। मतलब कोटा का मतलब ही है कि उसको क्या है कि उसकी उत्पादन का क्षमता जो है, उत्पादन का लिमिटेशन जो है, उसको तय कर देता था दोस्तों कोटा प्रणाली। तो यही था दोस्तों LPQ मॉडल। LPQ मॉडल दोस्तों यही था कि लाइसेंसिंग, परमिट और कोटा, लाइसेंस आपको लेना पड़ता था कोई भी आर्थिक गतिविधि करने से पहले। उसके बाद वो जो लाइसेंस मिलता था उसको एक निश्चित समयावधि के बाद उसको परमिट करवाना पड़ता था, उसे रिन्यूअल करवाना पड़ता था दोस्तों। और आप जो भी आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं वो सरकार तय करता था कि आप उसके अंतर्गत कितना उत्पादन कर सकते हैं, उसके अंतर्गत कितना उत्पादन कर सकते हैं, कितनी सेवा दे सकते हैं दोस्तों, वही कहलाता था कोटा। तो ये है था दोस्तों LPQ मॉडल, जो 1950 से लेकर 1990 तक था दोस्तों। भारत में 1950 से लेकर 1990 था दोस्तों। आपको याद होगा दोस्तों, यही समय है जब भारत की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी दोस्तों। भारत की इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी, ना निर्यात होता था ना ही आयात होता था दोस्तों। इस टाइम पीरियड में ना निर्यात होता था न आयात होता था दोस्तों। एग्जिम पॉलिसी नहीं थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता था दोस्तों। सरकार अपने लेवल पे कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती थी दोस्तों, लेकिन हर एक कोई नहीं कर सकता था दोस्तों। वही था LPQ मॉडल दोस्तों। क्या था? LPQ मॉडल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। LPG मॉडल क्या दोस्तों? LPG मॉडल के विषय में देख लेते हैं कि LPG मॉडल क्या होता है दोस्तों। तो LPG मॉडल में भी 3 शब्द है दोस्तों। L है, P है और G है। L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन दोस्तों। L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन दोस्तों। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण दोस्तों। यही था LPG मॉडल, जो 1991 से स्टार्ट हुआ, जब अपना कंट्री ओपन इकोनॉमी हो गया दोस्तों। तो LPG को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? LPQ हम क्यों छोड़ दिए? लाइसेंसिंग परमिट कोटा प्रणाली को क्यों छोड़ना पड़ा? और LPQ को छोड़ के, लाइसेंसिंग परमिट कोटा प्रणाली को छोड़ के हम LPG मॉडल को क्यों अपनाए दोस्तों? इसके विषय में समझने की ज़रूरत है, इसके विषय में समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि आखिर LPG मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लाइसेंसिंग परमिट कोटा को छोड़ के उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? हमें LPG मॉडल को अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम तो LPQ मॉडल पे अच्छा खासा चल रहे थे। 1950 से 1990, 40 साल कम नहीं होता है दोस्तों। तो आखिरकार LPQ को छोड़ के हमें LPG अपनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों देख लेते हैं इसके विषय में। 1950 से 1990, 91 तक भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों क्लोज इकोनॉमी थी। क्या थी? क्लोज इकोनॉमी थी। ना ही आयात होता था ना ही निर्यात होता था दोस्तों। लेकिन आयात और निर्यात थोड़ी बहुत मात्रा में सरकार के स्तर पे किया जा रहा था दोस्तों। आयात और निर्यात थोड़ी बहुत मात्रा में सरकार के स्तर पे किया जा रहा था दोस्तों। 1950 से 1990 के बीच भी आयात और निर्यात थोड़ी बहुत मात्रा में सरकार अपने स्तर पे कर रही थी दोस्तों। क्या कर रही थी? क्रूड ऑयल का कर रही थी और सोना इत्यादि का कर रही थी। जो नेसेसरी आइटम था सरकार अपने स्तर पे निर्यात आयात कर रही थी दोस्तों। लेकिन 1990 आते आते दोस्तों भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई। क्या हो गई दोस्तों? विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि केवल 2 सप्ताह का ही भारत के पास आयात हेतु विदेशी मुद्रा उपलब्ध था दोस्तों। अर्थात हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट उत्पन्न हो गया था दोस्तों।
क्या संकट उत्पन्न हो गया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट उत्पन्न हो गया था दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में भारत आईएमएफ के पास गया तो आईएमएफ ने सोने के बदले ऋण देने की बात कही। क्या दोस्तों ऐसी स्थिति में, किस स्थिति में, जब हमारे पास केवल 2 सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था, तो इस स्थिति में भारत आईएमएफ के पास गया और उधार मांगा तो आईएमएफ ने बोला कि आप सोना हमारे पास गिरवी रखो, तब हम आपको उधार देंगे। तो भारत ने फिर कहाँ गया? भारत गया फिर वर्ल्ड बैंक के पास, और वर्ल्ड बैंक के पास गया, अपनी परिस्थिति बताया। अपनी परिस्थिति बताया तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ शर्तों के साथ ऋण देने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। वर्ल्ड बैंक जो था वो कुछ शर्तों के साथ ऋण देने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। लेकिन क्या शर्त था, इससे पहले हम फिर से इस कहानी को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें आखिर एलपीजी मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों? 1950 से 1990 तक हमारा इकोनॉमी क्लोज था, न आयात होता था ना ही निर्यात होता था दोस्तों। भारत के सरकार कुछ स्तर पे आयात और निर्यात कर सकता था दोस्तों, और करता भी था दोस्तों। लेकिन 1990 आते आते दोस्तों हालात ऐसा हो गया था दोस्तों, हालात ऐसा हो गया था दोस्तों कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो केवल 2 सप्ताह के लिए बचा था, केवल 2 वीक के लिए ही बचा था अपने पास विदेशी मुद्रा भंडार। यही कंडीशन के कारण हमारे जो भारत के लीडर्स थे वो आईएमएफ के पास गए। ऐसी परिस्थिति में भारत कहाँ गया दोस्तों? आईएमएफ के पास गया और वह ऋण की बात किया। तो आईएमएफ ने कहा दोस्तों कि आप मेरे पास अपना सोना रखो गिरवी के रूप में, फिर मैं आपको ऋण दूंगा। तो दोस्तों फिर भारत ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया और वर्ल्ड बैंक के पास गया, अपना दुखड़ा सुनाया कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार मात्र दो वीक का बचा हुआ है दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत सारा कहानी सुनाया, इधर उधर बहुत बात किया और कुछ शर्त रखा, और शर्त रख के साथ बोला कि ये शर्त आप मान लो, फिर मैं आपको ऋण दे दूंगा। क्या दोस्तों? फिर मैं आपको ऋण दे दूंगा। तो दोस्तों ये बात हुआ था 1950 से 1990 तक। आते आते दोस्तों हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार 2 सप्ताह के लिए बच गया था। तो भारत आईएमएफ के पास गया और वर्ल्ड बैंक के पास गया। तो आईएमएफ ने बोला कि मैं आपको ऋण तो दूंगा, लेकिन ऋण के बदले में मेरे पास आपको सोना रखना पड़ेगा, गिरवी के रूप में गोल्ड रखना पड़ेगा। तो फिर भारत गया वर्ल्ड बैंक के पास। तो वर्ल्ड बैंक बोला कि भैया कुछ शर्त मानो, फिर मैं आपको ऋण दे दूंगा। तो दोस्तों भारत के पास मजबूरी थी, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार 2 वीक का ही बचा हुआ था। तो भारत सरकार ने ये शर्त मान लिया दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का शर्त मान लिया। तो देखते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक की क्या क्या शर्तें थी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की क्या क्या शर्तें थी देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला शर्त था दोस्तों, एलपीजी मॉडल को अपनाना होगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाना पड़ेगा दोस्तों। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाना होगा दोस्तों, ये पहला शर्त था। दूसरा शर्त था दोस्तों, निजी क्षेत्र के लिए सकारात्मक वातावरण पैदा करना होगा। हमारे पास परमिट, जो लाइसेंसिंग परमिट कोटा प्रणाली थी, वो निजी क्षेत्र को ज़्यादा पनपने नहीं दे रही थी। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि निजी क्षेत्र के लिए सकारात्मक वातावरण पैदा करना होगा। सब्सिडी का अंत करना होगा दोस्तों। सब्सिडी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो सरकार सब्सिडी देती है, वस्तु के मूल्य को कम करने के लिए जो सरकार अपने तरफ से पैसा दे देती है,
उसी को हम सब्सिडी बोलते हैं दोस्तों, उसका अंत करना पड़ेगा दोस्तों। गरीबी और बेरोजगारी संबंधित योजनाओं को कम करना पड़ेगा दोस्तों। उस समय क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए भारत सरकार इस प्रकार के योजना, गरीबी और बेरोजगारी संबंधित योजना ज़्यादा चला रही थी। तो वर्ल्ड बैंक बोला कि उसको कम करना पड़ेगा, पूंजीवादी के तरफ बढ़ना होगा दोस्तों। यानी जो हमारा जो कंट्री है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा था, तो वर्ल्ड बैंक बोला कि पूंजीवादी के तरफ बढ़ना होगा। आज का कंडीशन देखिए दोस्तों, आज का कंडीशन ये है कि अपना अर्थव्यवस्था तो कहने के लिए मिश्रित है, लेकिन झुकाव पूंजीवादी के तरफ हो रहा है दोस्तों, झुकाव पूंजीवादी के तरफ है। और अगला क्या था शर्त, सरकारी नौकरियों को कम करना होगा। अभी असर दिखाई दे रहा है ना, सरकारी नौकरियों को कम करना होगा, कर प्रणाली में सुधार करना होगा, राजकोषीय सुधार करना होगा, आयात निर्यात को ओपन करना होगा, जो हमारा इकोनॉमिक क्लोज थी उसको ओपन करना होगा दोस्तों। ये था वर्ल्ड बैंक का शर्त दोस्तों, ये सब था वर्ल्ड बैंक का शर्त। बोला कि भैया अगर आप मानोगे तो मैं ऋण देने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं मानोगे तो आप जा सकते हो। तो दोस्तों भारत के पास मजबूरी थी, भारत को ये सारी शर्त को मानना पड़ा कि ठीक है वर्ल्ड बैंक भैया, मैं ये सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को विदेशी मुद्रा दे दो। तो देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के शर्तों को मानना भारत के लिए मजबूरी बन गई थी। वर्ल्ड बैंक के शर्तों को मानना दोस्तों भारत के लिए क्या बन गई थी, मजबूरी बन गई थी। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि 1990 में भारत में दो प्रकार के संकट उत्पन्न हो गया था। क्या दोस्तों, 1990 में भारत में दो प्रकार के संकट उत्पन्न हो गया था। पहला तो आर्थिक संकट था, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी, और दूसरा राजनीतिक अस्थिरता भी हो रही थी दोस्तों, राजनीतिक अस्थिरता भी हो रही थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसी स्थिति में दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो चल रहे थे उसको 2 वर्षों तक रोक लगा दिया गया, और रोक लगा के एक वर्ष की 2 एक वर्षीय योजना चलाया गया दोस्तों। क्या चलाया गया, एक वर्ष की 2 एक वर्षीय योजना चलाया गया, जिसे हम योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, जिसे हम योजना अवकाश के भी नाम से जानते हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह दोस्तों वित्त मंत्री के रूप में बहुत अच्छे थे, बहुत काबिल थे, ने भारत में IMF और वर्ल्ड बैंक के शर्तों के अनुसार LPG मॉडल को क्या कर लिया दोस्तों, स्वीकार कर लिया, जिसे 24 जुलाई 1991 से नई औद्योगिक नीति के तहत लागू कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया, 24 जुलाई 1991 से नई औद्योगिक नीति के तहत लागू कर दिया गया दोस्तों। इसको एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह भारत में IMF और वर्ल्ड बैंक के शर्तों के अनुसार दोस्तों LPG मॉडल को, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल को स्वीकार कर लिया दोस्तों, जिसे नई औद्योगिक नीति के तहत 24 जुलाई 1991 से लागू कर दिया गया दोस्तों। इस सुधार को राव मनमोहन सुधार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, यानी राव मनमोहन सुधार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो देखते हैं आगे कि LPG मॉडल क्या होता है दोस्तों। LPG मॉडल क्या होता है, LPG मॉडल, L मतलब लिबरलाइजेशन, P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो दोस्तों उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण क्या होता है, यही तीनों उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मिलकर LPG मॉडल तैयार करता है दोस्तों। LPG, L मतलब लिबरलाइजेशन,
P मतलब प्राइवेटाइजेशन और G मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो दोस्तों देख लेते हैं कि LPG क्या होता है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है। तो दोस्तों उदारीकरण क्या होता है, तो उदारीकरण में ये बताया गया है दोस्तों, उदारीकरण में ये बताया गया है कि आर्थिक नियमों का सरलीकरण उदारीकरण होता है दोस्तों। जितने भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है दोस्तों, जितने भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है, आर्थिक गतिविधि हो रही है, उसके नियमों और कानूनों का सरलीकरण ही क्या होता है दोस्तों, उदारीकरण होता है। यानी नियमों और कानून को उदार बना देना दोस्तों। अगर कठोर है तो कठोर से सरल बना देना दोस्तों, नियम और कानून को कठोर से सरल बना देना, कठोर से लचीला बना देना दोस्तों, यही होता है सरलीकरण। तो दोस्तों आर्थिक नियमों का सरलीकरण क्या कहलाता है दोस्तों, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदारीकरण कहलाता है दोस्तों। उदारीकरण के तहत दोस्तों भारत में लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। किस प्रणाली को, लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो LPQ था दोस्तों, लाइसेंसिंग परमिट और कोटा। लाइसेंस लेना पड़ता था, उस लाइसेंस को परमिट करवाना पड़ता था, और कोटा था दोस्तों। कोटा के तहत एक लिमिट था कि आप इतने ही मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों उदारीकरण करके ये जो था लाइसेंसिंग था, इसको ख़त्म कर दिया गया दोस्तों, लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया। देख लेते हैं कि जब लाइसेंसिंग प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंसिंग प्रणाली पूरी तरह ख़त्म हो गई। ऐसा 5 क्षेत्र बचा दोस्तों, ऐसा 5 क्षेत्र बचा जहां आज भी लाइसेंसिंग प्रणाली अनिवार्य है दोस्तों। अल्कोहल क्षेत्र के लिए, तंबाकू क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरण के लिए, दिया सलाई के लिए, बारूद और विस्फोटक के लिए, जोखिम भरे रसायन के लिए। दोस्तों अगर आप ये पांचों प्रकार के अगर उत्पाद को उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आज भी लाइसेंस की ज़रूरत है, आज भी लाइसेंस की ज़रूरत है दोस्तों। अल्कोहल का अगर आप उत्पादन करना चाह रहे हैं तो अल्कोहल के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है दोस्तों। तंबाकू के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत है, रक्षा उपकरण आदि के लिए भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। दिया सलाई बारूद हो गया, विस्फोटक पदार्थ हो गए, इस चीज़ का उत्पादन करने के लिए दोस्तों आज भी लाइसेंस की ज़रूरत है दोस्तों। जोखिम भरे रसायन का भी आप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तो लाइसेंस की ज़रूरत है दोस्तों। ये 5 क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्षेत्र में दोस्तों उदारीकरण के कारण लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था 1991 के तहत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण दोस्तों। निजीकरण क्या होता है, तो निजीकरण होता है दोस्तों कि आंतरिक अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियमों का सरलीकरण दोस्तों क्या हो जाता है, निजीकरण हो जाता है दोस्तों। जो हमारे देश के अंदर जितने भी आर्थिक नियम कानून हैं, जितने भी आर्थिक नीतियां हैं, उस नीतियों को सरलीकृत कर दिया जाए, कठोर से आसान कर दिया जाए दोस्तों, तो उसी को हम निजीकरण कहते हैं दोस्तों, उसी को निजीकरण कहते हैं। निजीकरण के माध्यम से सरकार अपने स्वामित्व को धीरे धीरे समाप्त करके दोस्तों निजी हाथों में सौंप देती है। क्या दोस्तों, निजीकरण के तहत, निजीकरण के माध्यम से सरकार जो अपने स्वामित्व वाले क्षेत्र हैं उसको धीरे धीरे अपना स्वामित्व खत्म करके और उसे निजी हाथों में सौंप देती है। यही होता है दोस्तों निजीकरण, यही होता है प्राइवेटाइजेशन दोस्तों। प्रारंभ में दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों, उस समय कुल 17 उद्योग ऐसे थे जिस पे सरकार का हस्तक्षेप था दोस्तों। 17 उद्योग ऐसे थे जिस पे सरकार का हस्तक्षेप था, लेकिन अभी दोस्तों वर्तमान में केवल 2 उद्योग रह गए हैं दोस्तों जिस पे सरकार का हस्तक्षेप है। एक है दोस्तों परमाणु ऊर्जा और उससे रिलेटेड उत्पाद, और दूसरा है दोस्तों रेलवे। ये 2 ही ऐसे बच गए हैं जिस पे सरकार का स्वामित्व है दोस्तों, नहीं तो बाकी सेक्टर जो है दोस्तों वो निजीकृत हो चुका है दोस्तों, निजीकृत हो चुका है।
ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? वैश्वीकरण दोस्तों क्या होता है? वैश्वीकरण होता है दोस्तों कि बाह्य अर्थव्यवस्था के नियमों को जब सरलीकृत कर दिया जाता है, बाह्य अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियमों का सरलीकरण दोस्तों वैश्वीकरण होता है। वैश्वीकरण का मतलब ये हुआ दोस्तों कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन कर देना, यानी विश्व व्यापार में अपने आप को जोड़ देना दोस्तों। वैश्विक व्यापार में अपने आप को जोड़ देना, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन कर देना दोस्तों, यही होता है वैश्वीकरण। क्या होता है दोस्तों? यही होता है वैश्वीकरण। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि उदारीकरण क्या होता है। उसके बाद देख लेते हैं निजीकरण क्या होता है। उसके बाद देख लेते हैं वैश्वीकरण क्या होता है दोस्तों। वैश्वीकरण क्या होता है? तो उदारीकरण होता है दोस्तों आर्थिक नियमों का सरलीकरण दोस्तों। आर्थिक नियमों का सरलीकरण उदारीकरण होता है दोस्तों। वहीं आर्थिक नियमों का सरलीकरण उदारीकरण होता है, वहीं पे आंतरिक अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियमों का सरलीकरण दोस्तों निजीकरण हो जाता है, और बाह्य अर्थव्यवस्था का सरलीकरण दोस्तों वैश्वीकरण हो जाता है। उदारीकरण के तहत दोस्तों जितने भी कठोर नियम कानून होते हैं उसको सरलीकृत किया जाता है, उसको उदार बनाया जाता है दोस्तों। और निजीकरण के तहत दोस्तों सरकार अपने स्वामित्व वाले जितने भी उद्योग होते हैं उसको धीरे धीरे करके निजी क्षेत्रों को सौंप देती है दोस्तों। और वैश्वीकरण का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपना देश जो हो, अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो विश्व के अर्थव्यवस्था के लिए ओपन कर दिया जाए, यही होता है दोस्तों वैश्वीकरण। क्या होता है दोस्तों? यही होता है वैश्वीकरण। तो क्या दोस्तों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अनुसार क्या था दोस्तों? इन शर्तों को मानकर, दी हुई शर्तों को मानकर एलपीजी को लागू किया गया दोस्तों, अपना इकनॉमी को ओपन कर दिया गया दोस्तों। 1991 से इंडिया की इकनॉमी क्या हो गई दोस्तों? क्लोज से ओपन हो गई दोस्तों, क्लोज से ओपन हो गई। तब से अभी तक अपना इकनॉमी दोस्तों ओपन ही है, ओपन इकनॉमी ही है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों एलपीक्यू और एलपीजी। क्या दोस्तों? एलपीक्यू और एलपीजी। क्या दोस्तों? एलपीक्यू और एलपीजी। एलपीक्यू में क्या था दोस्तों? लाइसेंसिंग और परमिट कोटा था, और इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था दोस्तों। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का था दोस्तों। तो आज हम इस दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ लिए हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब भारत में आर्थिक नीति के विषय में देख लेते हैं। भारत में आर्थिक नीति दोस्तों, भारत में कुल 4 टाइप के आर्थिक नीति है दोस्तों। पहला क्या है दोस्तों? हेराल्ड डोमल मॉडल है। पहला क्या है दोस्तों? हेराल्ड डोमल मॉडल है। दूसरा है दोस्तों प्रशांत नेहरू मॉडल। तीसरा है राव मनमोहन मॉडल, और चौथा है दोस्तों न्यू इंडिया मॉडल। तो देखते हैं दोस्तों हेराल्ड डोमल मॉडल क्या है। हेराल्ड डोमल मॉडल क्या है दोस्तों? जो 1951 से 1956 के बीच से जारी था दोस्तों। यह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला मॉडल था। क्या था दोस्तों? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला मॉडल था। और दोस्तों प्रशांत नेहरू मॉडल क्या था दोस्तों? औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला मॉडल था, जो 2nd से 7वां 5 ईयर प्लान के बीच लागू था दोस्तों। राव मनमोहन मॉडल क्या था दोस्तों? 1991 से 2017 तक ये लागू था, जो बाजार के विकास के लिए मॉडल था दोस्तों। इससे सेवा क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिला दोस्तों। 8वां से 12वां 5 ईयर प्लान के बीच लागू था दोस्तों। ये जो हेराल्ड डोमल मॉडल
और प्रशांत नेहरू मॉडल और राम मनोहर मनमोहन मॉडल, ये तीनों को लागू किया था दोस्तों योजना आयोग द्वारा। और न्यू इंडिया मॉडल जो है दोस्तों 2017 से 2032 के बीच लागू है दोस्तों। इसमें समावेशी विकास को लक्ष्य बनाया गया है, सबका साथ सबका विकास दोस्तों। इसमें 15 वर्षीय विजन प्लान है, 7 वर्षीय स्ट्रेटजी प्लान है और 3 वर्षीय एक्शन प्लान है दोस्तों। इस तीनों को लागू किया जा रहा है दोस्तों नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नीति आयोग द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।